हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे और 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आज इसका सेकंड डे है। कल मैंने इसका 30 क्वेश्चन कराया था, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और चलो बिना टाइम गवाए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ कमेंट करके अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉपी पेन लेके आप मार्क भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मेरे राइट हैं 30 में से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है ए परिपक्वन, बी तत्परता, सी आनुवांशिकता, डी गतिशीलता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए परिपक्वता। परिपक्वन इन द सेंस मैच्योरिटी। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चा मैच्योर भी होता है। अब है सेकंड, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। ए एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। बी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। सी एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। डी एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। बताइए, मध्य बाल्यावस्था बताना है। तो इसका आंसर है बी एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। बी छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। सी इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। डी सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बताइए। तो इसका आंसर है ए सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोध व भय प्रकार है किसका है। परिकल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति या अभिप्रेरणा। तो क्रोध व भय हमारा प्रकार है संवेग का। फिफ्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। ए रवैया, बी प्रेरणा, सी व्यक्तित्व लक्षण या डी विद्यालय। अब देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या है, पर्यावरणीय कारक, वो है विद्यालय। हर तरीके का इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है बच्चों। 6 जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। बताइए। ए लिंग जेंडर पक्षपाती, बी सही दृष्टिकोण वाला, सी शिक्षाप्रद, डी नीतिपरक। तो इसका आंसर होगा, अब ये कह रहा है कि मतलब बच्चे हैं, लड़के जो हैं गणित में ही होशियार होते हैं, लड़की नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है, लड़कियां भी होती हैं और हो सकती हैं। तो ये क्या है, जेंडर पक्षपाती। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, जेंडर पक्षपाती, लिंग पक्षपाती। अब है 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब ए निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो, बी जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, सी जब उन्हें रटकर याद रखने के आधार पर आंका जाए, डी जब एक रूपी और संरचित पाठ्यचर्या का पालन किया जाए। ये तो सिंपल है, आप इसे बता सकते हो। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेके 5 तक के बच्चे। मैंने आपको त्रिभाषा में बताया था, 3 लैंग्वेज, उसमें हमारी मदर लैंग्वेज थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा कैसी हो, घर की, परिवार।
8 निम्न में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? ए विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, बी गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, सी विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, या डी अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। बताइए। तो इसका आंसर है ए विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका क्या है? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। 9 अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? समावेशन, खंडीकरण, अनुबंध या अधिसंज्ञान? खंडीकरण। अगर कोई लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबा है आंसर या फिर कोई भी टॉपिक, तो अगर हमें उसे याद करना है तो अगर हम उसे खंड खंड करके याद करेंगे तो वो ज़्यादा सिंपल वे हो जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर बेटा? खंडीकरण। अब है 10 निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता। ए वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, बी धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन की क्रियाओं को न करना, या बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, या डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। बताइए। तो इसका आंसर है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अब क्वेश्चन नंबर है 11 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देश व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, या परिकल्पना निगमनात्मक सोच की क्षमता? बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन। तो इसका आंसर है बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ठीक है बच्चों। 12 प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए संरक्षण उन्मुखी, भावनात्मक, सी सुरक्षा उन्मुखी, डी प्रभावी। बताइए चारों ऑप्शन को देख के क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी भावनात्मक। 13 हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, बी हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, सी उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, या डी एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है बी हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता होती हैं। हर व्यक्ति एक जैसी समान बुद्धि का नहीं होता ना, तो वही बात कह रहे हैं ये कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। 14 अभिकथन बच्चों के ए और आर। ए जो कथन दिया है उसका आर है कारण बताता है, सही है या नहीं है, ये छांटना है हमें। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूरी तरह से जिम्मेदारी की बात कह रहा है, आनुवांशिक जेनेटिक। अब आर है इसका रीजन, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी हैं। ये तो कोई ठोस बात है नहीं है कि वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होने चाहिए, और भी रीजन हो सकते हैं शारीरिक विकास के। हाँ जेनेटिक का भी बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि केवल वंशानुगति ही होना चाहिए। तो इसका ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, या सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी ए और आर
दोनों गलत हैं। बताइए इसे सोच के बच्चों। तो इसका आंसर है डी, ए और आर दोनों ही गलत हैं। 15 सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ए, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृत का विकास करना, बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, या सी, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, या डी, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं हैं। बताओ क्या होना चाहिए? सार्थक सीखने की बात कही जा रही है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होनी चाहिए? तो किसकी होनी चाहिए? बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? देखिए इसके ऑप्शन। ए, गैर संदर्भीकरण, बी, विस्तारण, सी, उद्दीपन डैश प्रतिक्रिया अनुबंध, या डी, रटकर याद करना। तो क्या होना चाहिए? विस्तारण। ठीक है। अर्थपूर्ण शिक्षण की बात कह रहा है। अब 17 क्वेश्चन है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए, मीडिया प्राथमिक, बी, मीडिया या द्वितीयक, सी, स्कूल प्राथमिक, या डी, स्कूल द्वितीयक। बताइए। अब जो फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार की बात कही जा रही है, तो इसमें यह समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में कौन सी भूमिका निभाती है? द्वितीयक। अब देखो, मीडिया प्राथमिक तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्राथमिक होती है फैमिली, परिवार से। अब स्कूल भी प्राथमिक नहीं हो सकता, तो इसलिए ये जो मीडिया है ये क्या होगी? द्वितीयक। ठीक है बच्चों, स्कूल द्वितीयक भी नहीं होता। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि, ऑप्शन ए, यह व्यक्ति समझा जाता है कि, ऑप्शन ए, यह व्यक्ति असफलता है, या बी, शिक्षक असफल है, सी, पद्धति असफल है, डी, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं। तो क्या आएगा? बी, शिक्षक असफल हैं। तो क्या समझा? अगर एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाएगा कि शिक्षक असफल है। ठीक है। अब है 19, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ए, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बी, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, सी, आकलन के योगदान तरीके, या डी, परीक्षा के लिए सीखना। बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बात कही गई है 2020 की, तो इसमें ऑप्शन है ए, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अब है क्वेश्चन 20, एक परीक्षण की विश्वसनीयता की कैसे बढ़ाई जा सकती है? ए, विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करके, बी, परीक्षण की लंबाई बढ़ाकर, सी, परीक्षण को छोटा करके, डी, पदों की कठिनाई स्तर के अनुसार क्रमबद्ध करके। बताइए। अब परीक्षण की जो विश्वसनीयता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करके। तो इसका आंसर है ए। 21, विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या डी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो बताइए। सीखने के जो हमारे तरीके हैं उनके जो विविध कई प्रकार के जो अनुभव हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब है हमारा क्वेश्चन 22, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है।
यह कथन किसका है? ए कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, बी टर्मन एंड ओडम द्वारा, सी R.W. टेलर द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए, बताइए। तो इसका हमारा आंसर है सी। इसका आंसर है सी, R.W. टेलर द्वारा। ठीक है बच्चों। 23 पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ए अधिगम विकारों का बहुक्रम, बी हल्की मानसिक मंदता, सी मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, या बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं। तो इसका ऑप्शन है अधिगम विकारों का बहुक्रम। बच्चों क्या होगा? अधिगम विकारों का बहुक्रम। 24 अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो होते हैं कैसे? सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं, या विकलांग हैं, या डिसलेक्सिक हैं। बताइए। अलग अलग सोच वाले कौन होंगे? बच्चे सृजनात्मक। 25 कथन ए शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका रीजन, कारण क्या है इसका? संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही, और आर सही व्याख्या करता है ए की, और बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, या सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो व्याख्या करता है ए की वो सही करता है। अब है 26 बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। क्या आते हैं बताइए। ए केवल गुणात्मक परिवर्तन, बी केवल मात्रात्मक परिवर्तन, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन, या डी ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। ये तो आप बता सकते हैं इजीली। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। 27 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? बताइए। ए व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, बी अनुभवजन्य, सी सामाजिक बुद्धि, या डी अंतः वैयक्तिक। तो इसका आंसर है डी अंतः वैयक्तिक। निम्न 28 निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? 3 ऑप्शन दिए हैं, उनको देख के बताना है कौन कौन से इसमें होने चाहिए। परासंज्ञान, विश्लेषण, या मनन। समालोचनात्मक चिंतन की बात कही है तो तीनों ही होंगे, परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। तो इसका आंसर है ए। ठीक है बच्चों। अब आते 29 एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ए एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्ष में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सह संबंध किया जाएगा। बी शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, या सी विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, या डी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन करने के लिए योजना बनाएंगे। स्वयं के आकलन की बात कही है कक्षा कक्ष में। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका क्या होगी? इसका आंसर है डी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजनाएं बनाएंगे। अब है 30 क्वेश्चन। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? 10 से 11 साल के बच्चे हैं और जो अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो
मतलब उनको पढ़ाया जा रहा है, उससे जो नीचे की कक्षा है, जैसे 5th का बालक है और 4th का बालक, उसका वो वर्क ना कर पाए तो पिछड़ा बालक है। तो ये कथन किसने कहा है? पिछड़ा हुआ है ना, तो ये कहा है सिरिल बर्ट ने। तो इसका क्या है? सिरिल बर्ट ये भी कहते हैं कि पिछड़ा बालक वो है जिसकी 85 से कम बुद्धि लब्धि हो। ठीक है, आप इसे लगाइएगा सेट को ध्यान से और समझिएगा। और बस आपसे यही कहा जाएगा, इतने कम समय में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और जो आप भी प्रैक्टिस सेट जो भी लगा रहे हैं उसे अच्छे से करिए, या जो भी क्लास से आप पढ़ रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसे ढंग से लगाइए। मैं तो सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट थोड़ा कम समय है, इसी वजह से सभी लोग कर लेंगे, तो उसी वजह से करवाया जा रहा है। प्लीज़ ध्यान से करिए और अपने आप करने की कोशिश किया करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दिया करिए। और अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करो, लाइक करो। और कल भी एक 30 क्वेश्चंस का चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट आएगा। इन्वायरमेंट की ओर सोचा जा रहा है कि मैं उसे स्टार्ट करूं। 30 क्वेश्चंस केवल प्रैक्टिस के लिए ओनली, प्रीवियस ईयर के आप लगाइए सेट। मेरा बार बार यही कहना है, और उन्हें सही ढंग से पढ़िए अच्छे तरीके से। चलो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।